पे x आया तो इस पे कितना आएगा, बाकी बचा हुआ q1 माइनस एक्स। ठीक है, अब बिना कुछ बताए मैं सीधा बता देता हूँ, अगर इस पे x आएगा ना तो इस पे कितना आएगा, माइनस एक्स। वैसे मैं इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, माइनस एक्स आ जाता है इस पे। जो इस वाली इनर वाली जो फर्स्ट प्लेट है उसकी इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसका बिल्कुल अपोजिट आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। ऐसा क्यों अभी बता दूंगा, ठीक है ना, माइनस एक्स आएगा। और फिर बाकी बचा हुआ चार्ज, बाकी बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी बचा हुआ कितना है, देखो बाकी बचा हुआ क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो Q2 है ना इस पे टोटल चार्ज ऑलरेडी, तो Q2 में से क्या करो, माइनस एक्स करो। तो कितना आ गया आंसर, Q2 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस पे आ गया Q2 प्लस एक्स। अब ये भी नहीं पता कि सर ठीक है चलो इसका पॉजिटिव नेचर चला लेके चले हो तो इसका नेगेटिव है, तो इन दोनों का नेचर क्या होगा, मैं मान के चल लेता हूँ पॉजिटिव है, मुझे डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, मैं मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव है दोनों का। और फिर वही चीज है, पहले मान के चलो बाद में निकाल लो, अगर माइनस आ गया इसका मतलब आपकी जंक्शन गलत है। ठीक है ना, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, Q1 का ध्यान देना, जो चार्ज दिया जाएगा उसका कुछ पार्ट अगर x इनर सरफेस पे है तो बाकी बचा हुआ आउटर सरफेस पे होगा। फिर जो अंदर वाली प्लेट है, अंदर वाली प्लेट मतलब ये वाली H2 एंड H3, तो H2 पे अगर x है तो S3 पे माइनस एक्स हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अभी बताता हूँ उसका रीजन क्या है। S3 पे अगर माइनस एक्स है तो बाकी बचा हुआ Q2 का बाकी बचा हुआ लास्ट में पहुंच जाएगा, लास्ट वाले सरफेस। अब पहले ये बता देता हूँ कि इनर सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यों होता है। तो अब ध्यान देना, अब इमेजिन करो कि यहां से फील्ड लाइंस निकली और ऐसे घुस गई, ऐसे ही घुसेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो ग्रीन वाला है, अगर याद होगा, ये जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है इसे अगर मैं गॉसियन सरफेस मानूं, ये जो ग्रीन वाला सरफेस है, ध्यान देना है ग्रीन वाला, ये गॉसियन सरफेस मान के चलो। ठीक है, तो इसमें चार सरफेसेस बनेंगे, ध्यान देना चार सरफेसेस बनते हैं। पहला तो ये है, अगर इसे सिलेंडर मानते हो, मैंने दिखाया है, ठीक है ना, मैंने फ्रंट भी दिखाया आपको, लेकिन ये एक सिलेंडर है, आप इमेजिन करना। तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होगा, वो होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, A1 मान लो। फिर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होगा, नीचे होगा A2, ये वाला एरिया A3, A4। कौन मुझे बता देगा इससे फ्लक्स कितना पास होगा, A3 A4 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, बताएगा कोई। जीरो। जीरो। वाई। सर बिकॉज चार्ज ग्रेज करेगा। ना 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 ना, फ्लक्स फ्लक्स ग्रेस करता है, चार्ज थोड़ा ग्रेस। फ्लक्स। नहीं नहीं, A3 और A4 से ध्यान देना, A3 और A4, A3 और A4 तो अंदर है ना कंडक्टर के, आ रहा है ना समझ में। यस सर। A3 और A4 क्या है, अंदर है ना कंडक्टर के, तो अंदर है इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। जीरो। So since electric field is zero, flux is zero. Electric field is zero, flux passing through A3 and A4 is zero. ये पहला रीजन है, A3 और A4 से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। देन मैं आपसे बोल रहा हूँ A1 और A2 से बताओ, इससे भी जीरो पास होगा, जीरो। क्यों, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल, ये अब सही बताया आपने। तो A1 A2 से भी फ्लक्स जीरो पास होगा, बिकॉज A1 is perpendicular to E and A2 is perpendicular to E। तो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है गॉसियन सरफेस से, जीरो। जीरो। तो अगर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, विच इज यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीन गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, ग्रीन कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा, लेकिन गॉसियन सरफेस मानना। A3 और A4 से इसलिए जीरो है क्योंकि A3 और A4 कंडक्टर के अंदर लिए हैं, ध्यान देना।
और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। चार्ज इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो ग्रीन गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होगा, अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, अगर फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा है तो चार्ज कितना होना चाहिए टोटल, नेट चार्ज 0। नेट चार्ज भी जीरो होना चाहिए। तो अगर ध्यान देना इस सरफेस पे x चार्ज है तो इस पे कितना होना चाहिए, -x, तभी तो कैंसिल आउट करेगा। यस आया समझ में? अगर मैं इस सरफेस पे x मानूं और इस पे y मानूं तो फिर आप क्या बोलोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यही तो होगा ना, देखो x प्लस वाई बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस। और फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस क्या होता है, टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस वाई, या y इज इक्वल टू क्या आया, माइनस एक्स। इसलिए नेगेटिव चार्ज इक्वल है ना अपोजिट चार्ज आता है। याद रहेगा ये चीज, याद यस रहेगी सर। चीज यस कि सर। नहीं आएगी? ओके, तो अब हमें पता चल गया कि इस पे x है, इस पे -x है, इस पे q1 माइनस एक्स है, और दूसरे लास्ट वाले पे कितना है, q2 माइनस एक्स। ठीक है, मैं दो बना देता हूँ फिर से। ये दो प्लेट है, इस वाले पे आया q1 माइनस एक्स, पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इस पे एक्स है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव ही होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही होने वाली, सीधी बात है। और यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया है, Q2 प्लस एक्स। अब कैसे पता करूं कि x कितना है, x ही तो निकालना है ना मुझे। अगर x पता चल गया तो सारा काम पता चल जाएगा, ठीक है ना, किस सरफेस पे कितना चार्ज है। तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन कैसे बनेगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। आया समझ में? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसी भी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। अब हो गया मेरा काम। मैं क्या करूंगा, चार प्लेट है मेरे पास, चार चार्ज प्लेट है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा और सबको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे सबसे पहले देखो इसका रो कितना होगा। अगर मैं ये बोलूं ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, तो इस प्लेट का रो कितना होगा, जरा बताएगा कोई? Q1 माइनस एक्स बाई ए, एक्स अपॉन रो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी रो 2 एक्स बाई ए, इसका रो माइनस एक्स बाई ए। बट ध्यान देना मैं तो एक्स बाई ए ही यूज करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने वाला हूं। और लास्ट वाले का Q2 प्लस एक्स बाई ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो। यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, इस जगह पे ध्यान देना, इस जगह पे बताओ किस किस की वजह से आएगी। पहली वाली प्लेट, पहली वाली प्लेट ये वाली, इस तरफ, इस तरफ कितनी बताएगा कोई, सिग्मा बाय 2a। याद है किसी को, कल बताया था? यस सर। हाँ जी, कंडक्टिंग बॉडीज में सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर चार्ज कभी नहीं होता, अंदर चार्ज रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। वैसे ऐसा नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर अंदर चार्ज नहीं है, मैं बोलूंगा अंदर चार्ज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या नेट है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाता। तो आप ऐसे सोचो कि जितना चार्ज आएगा वो जब पूरा को पूरा सरफेस पे पहुंच जाता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, ऐसा मान के चलो। अब E1 किसकी वजह से आएगी, तो E1 आएगी फर्स्ट वाले की वजह से, फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से। कितना है देखो, Q1 माइनस एक्स बाई ए, ये है रो।
अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज प्लेट की वजह से आती है। अब सिग्मा कितना है, Q1 माइनस एक्स बाई ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई E1। ये है फर्स्ट प्लेट की वजह से। सेकंड प्लेट की वजह से बताओ क्या उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो कितनी आएगी, x बाय ए, ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया? यस सर। ओके अब ये नेगेटिव चार्ज, ये वाली जो है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर आएगी यहाँ पे ऐसे, कितनी, x बाय ए, ये है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं दिया, मैंने बोला नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन आप खुद देख सकते हो, डायरेक्शन तो पता ही चल रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ, नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से। और लास्ट, लास्ट क्या है, इस वाली प्लेट की वजह से, ये वाली प्लेट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ, इस तरफ। कितनी, Q2 प्लस एक्स बाय ए, ये हो गया रो सिग्मा चार्ज डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कितना आ रहा है, कैसे करूं, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है Q1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ऐड हो गए, और इन दोनों का सम आ रहा है कितना, इन दोनों का सम आ रहा है Q2 प्लस 2x divided by 2a epsilon naught. Since net electric field is zero inside the conductor, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो, मतलब ये एक दूसरे को इक्वल। कैंसिल आउट करेंगी। हाँ तो इक्वल कर दो, Q2 प्लस 2x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा को पूरा x x कैंसिल आउट हो गया, 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, आंसर आया Q2 माइनस Q1 इजिकल टू, सॉरी Q1 minus Q2 equal to 2x. Q2 प्लस 2x इजिकल टू Q1, x आ गया Q1 माइनस Q2 बाय 2। बस हो गया मेरा काम, मुझे पता चल गया कि इनसाइड प्लेट पे कितना आ रहा है। इस पे कितना आया, Q1 माइनस Q2 बाय 2, इस पे कितना आएगा, इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, Q2 माइनस Q1 बाय 2। इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा Q1 माइनस एक्स, यानी कि Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस पे आएगा Q2 प्लस एक्स, यानी कि Q2 माइनस Q1 बाई 2, सॉरी एक्स है ना, तो एक्स तो Q1 माइनस Q2 है। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और ये कितना आएगा, ये भी आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस तरीके से सॉल्व करना देखो, बट ये बहुत बड़ा है, ध्यान देना। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, इसमें शॉर्ट ट्रिक से ही आप करोगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अगर मान लीजिए ऐसी बहुत सारी प्लेट रखी हुई है, ऐसे n प्लेट रखी हुई है, थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये 4 प्लेट हैं बस, ठीक है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2,
इस पे चार्ज है Q3, इस पे चार्ज है Q4। सबसे पहले आउटर प्लेट्स पे देखो, इस प्लेट, ये वाली प्लेट और इस प्लेट के जो आउटर सरफेस है, इस पे चार्ज कितना आएगा? इस पे आएगा सम करना और उसे 2 से डिवाइड कर देना। मतलब Q1 प्लस Q2 साइन के साथ क्या करो, ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये आपको करना है। अब इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, तो बाकी बचा हुआ। अगर इस वाली प्लेट पे इतना आया है तो इस पे कितना आएगा, इस वाली पे, इस पे आएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय 2, माइनस कर देना। इस पे कितना आएगा, इस पे जितना आया था, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आया, कितना आया, इतना आया, तो इसका नेगेटिव इस पे आ जाएगा। जैसे ये x मान लेता हूं, तो इस पे कितना आएगा, माइनस एक्स। माइनस है। आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ क्या कितना आएगा, तो यहाँ आएगा Q2 X. प्लस एक्स। Q2 में Q2 प्लस एक्स और माइनस एक्स ऐड करते हो, देखो Q2 आ रहा है। इसमें सिर्फ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कुछ नहीं है, नेट चार्ज तो Q2 है। इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा माइनस Q2 प्लस एक्स, नेगेटिव इसका। फिर इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा Q3 प्लस Q2 प्लस एक्स, दोनों को ऐड करो, Q3 आ रहा है। इस पे कितना आएगा, इसका नेगेटिव, माइनस Q3 प्लस Q2 प्लस एक्स, और इस पे तो लिख ही दिया है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आ गया कैसे करना है? ये यस बहुत सर। बड़ा मेथड है, देखो ये इसलिए बताया ताकि समझ में आए। अब देखो एक केस करवा देता हूँ, एक केस करवा देता हूँ, समझना इस चीज में। केस क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, फाइंड आउट द चार्ज ऑन all the surfaces of the conducting plate। इसी को आगे नाम दूंगा मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो एक्चुअल में यही केस करवाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन देके पढ़ाऊंगा, लेकिन चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो आप अभी बता दोगे, देखना। ये दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लेट जो है पैरेलली लगी हुई है। इसको दे दिया प्लस क्यू चार्ज, इसको दे दिया माइनस क्यू चार्ज। बताइए, चार सरफेस हैं S1, S2, S3 और S4, कितना कितना चार्ज आ जाएगा? S1 S1 और पे बताओ S2 कितना आएगा, S1 और 0। S2 पे कितना आएगा, जीरो। ठीक है ना, S1 और 0. S2 पे कितना आएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, जीरो। तो इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। अब इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो Q कहाँ जाएगा, सारा का सारा इनर सरफेस पे। तो S2 पे, सॉरी, S4 होगा सर। S1 और S2, S2 पे आ जाएगा कितना, प्लस Q। और अगर इस पे प्लस Q तो इस पे कितना है, माइनस Q। दैट्स इट। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं टू प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज। दो प्लेट हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट लूंगा, एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस दूसरी वाली पे उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, बस और कुछ नहीं। और सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है, इनर प्लेट पे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आ गया समझ में? यस सर। नो सर। नहीं है? सर इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जैसे, क्या, बीच में के चार्जेस कैसे निकालने हैं वो नहीं।
बीच में चार्ज, संध्या क्या बोल रहे हो? मतलब सर S2 और S3 कैसे निकाला वो नहीं समझा। अच्छा फिर बता देता हूँ, चलो कैसे निकाला। देखो ये चीज समझ में आई थी। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पता चल रहा है कि इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो S1 पे कितना है? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, और S4 पे कितना है? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये तो समझ में आ गया होगा। तो Q3 ले लेता तो आपको पता चलता, अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैंने की नहीं है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाएगी, तो आपको पता चलता है S1 पे आता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, और लास्ट वाले पे आता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे नोट में लिख दिया है, यहाँ पे मैं नोट में भी लिखवा दूंगा, यहाँ पे आउटर प्लेट्स पे हमेशा कितना चार्ज आता है? सारे सम का चार्ज डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे नोट में लिखवा देता हूँ। ऑन आउटर सरफेस the charge is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 up to Qn divided by 2, इतना आ जाता है अगर n प्लेट है और सब पे चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज की। मैंने बोला कि फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव प्लस Q चार्ज दे रखा है ऑलरेडी, किसी ने डाल दिया है। सेकेंड प्लेस पे माइनस Q डाल दिया है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ S1 S2 S3 और S4 पे कितना कितना चार्ज आएगा? तो S1 और S4 पे कितना आएगा? दोनों का सम किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो Q कैंसिल आउट हुआ, 0 आ गया। मतलब इस पे 0 चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, बाकी अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर इस पे 0 है, टोटल चार्ज कितना है? Q है। तो अगर इस पे 0 है तो सारा चार्ज कहाँ गया? इनर आ गया। देखो दोनों का सम करो, Q प्लस 0 कितना आ रहा है? Q। और अगर इस पे प्लस Q है तो इस पे कितना आ गया? माइनस Q। अभी बताया था, इनर प्लेट्स पे हमेशा इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो इस पे आया माइनस Q। अब अगर इस पे माइनस Q है तो इस पे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही है। आया कुछ समझ में? सर अगर S1 और S4 दोनों पॉजिटिव होते तो अच्छा चलो एक और करवाता हूँ। पॉजिटिव होते इसमें तो नहीं है ना पॉजिटिव? इसमें ये तो समझ में आ गया ना, इसमें तो न्यूट्रल है, मतलब इसमें चार्ज सारा का सारा कहीं इनर सरफेस पे आ गया। यस अब सर। इमेजिन करो कि यही मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए 3 प्लेट दे रखी है, मैं इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कितने ही बना सकता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझो इस चीज को। मान लीजिए 3 प्लेट है, चार्ज किस तरीके से, देखो इसे चार्ज दे रखा है 2Q प्लस 2Q, इसे चार्ज दिया माइनस 3Q, इसे चार्ज दे दिया प्लस 4Q। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ हर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? फाइंड आउट द चार्ज ऑन ऑल दी सर्फेसेस। कैसे निकालें? तो बताओ S1 और S6 पे कितना आएगा? 3Q/2 सम करो, सम करोगे तो कितना आएगा? 2Q माइनस 3Q 4Q बाई 2, तो पता चला 3Q बाई 2। बहुत बढ़िया, प्लस है कि नहीं? प्लस है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस पे आ गया प्लस चार्ज प्लस 3Q बाई 2, और इस पे आया, इस पे भी प्लस आ गया, प्लस 3Q बाई 2। इतना तो आ ही गया। अब इस पे कितना आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा कैसे कि इस सरफेस पे आएगा 2Q का कितना बचा हुआ, 2Q में से क्या करोगे? 3Q बाई 2 माइनस कर दोगे, कितना आया? Q बाय 2/2 अब प्लस है कि माइनस है? प्लस। ये प्लस है कि, ऑब्वियस सी बात है प्लस है, प्लस ही तो है ना। अगर माइनस होता तो अपने आप पता आ जाता, तो ये भी प्लस है, तो इस पे आ गया Q बाय 2 प्लस में। यहाँ कितना आएगा? यहाँ ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है कितना आया,
माइनस क्यू बाई टू। आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, इस पे कितना आएगा? तो इस पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? माइनस थ्री क्यू में से क्या माइनस कर दोगे? माइनस क्यू बाई टू। ये माइनस कर देना, क्योंकि माइनस थ्री क्यू का माइनस क्यू बाई पार्ट इधर आया, तो बाकी बचा हुआ इधर आएगा। अच्छा, कितना आ रहा है? माइनस थ्री क्यू प्लस क्यू बाई टू। कितना है ये? -5/2। माइनस फाइव क्यू बाई टू। तो इससे पता चल रहा है कि इस यहाँ पे भी कितना आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है, माइनस फाइव क्यू बाई टू। अच्छा, यहाँ कितना आया? Positive. प्लस फाइव क्यू बाई टू। और यहाँ तो है ही थ्री क्यू बाई टू, और अगर चेक करना तो कर लो, फाइव क्यू बाई टू प्लस थ्री क्यू बाई टू कितना होता है? फोर क्यू। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? यस सर। क्लियरिटी है कि नहीं? कुछ नहीं है, अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे बोलेंगे, बताओ इन दोनों को अगर मैं वायर से ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखेंगे। अभी तो आपको सिर्फ चार्ज निकालना आना चाहिए ना। चलो, एक दे रहा हूं, वो कर दो। सर और यस, सर जो सरफेस 4 है वहां पे प्लस माइनस क्यू बाई टू आएगा ना? कहाँ पे? सरफेस 4 पे सर, जहाँ पे आपने -5 क्यू बाई टू लिखा है। नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, S1 पे पता चल गया, S2 पे पता चल गया, S3 पे पता चल गया। हाँ, तो समझ में आ गया ना। S4 पे कैसे निकालेंगे? तो S4 पे ऐसे निकालेंगे। टोटल चार्ज कितना है प्लेट पे? 3Q। 3Q का कितना पार्ट S3 पे गया? माइनस क्यू बाई टू। तो 3Q में से क्या करेंगे? माइनस क्यू बाई टू माइनस करेंगे, तो वो बचा हुआ चार्ज किस पे आएगा? S4 पे आएगा। कितना आया? माइनस थ्री क्यू प्लस क्यू बाई टू, दैट इज माइनस फाइव क्यू बाई टू। यस सर सर। और इस पे अगर माइनस है तो इस वाले पे S5 पे कितना आएगा? S5 पे कितना आएगा? प्लस क्यू फाइव बाई टू। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। चलो, अब मैं, ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट दे रहा हूँ, एक ही करवाऊंगा अब मैं। ये आप मुझे करके बताओगे आंसर कितना आ रहा है, और फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आप मुझे करके बताओगे कितना चार्ज किस सरफेस पे आ रहा है। चार प्लेट दिए, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है? कुछ नहीं है यार, ये बहुत सिंपल है। -20 कूलाम, -40 कूलाम, +30 कूलाम, +40 कूलाम। ये दिया हुआ चार्ज, इतना चार्ज दिया हुआ है सारी प्लेट को। फाइंड आउट दी चार्ज ऑन ईच प्लेट। पहले S1 और S8 पे बता दो जरा कितना है? 10। नाम 5 नाम कूलम 5 कूलम 5 कूलम। 5 कूलम, ठीक है ना। -20 -40 +30 +40 बाय 2, 10/2 +5 कूलम। इस पे +5 कूलम। अच्छा, S2 पे बताओ अब। -25 coulomb. -25 कूलम। बहुत बढ़िया, -25। -20 में से क्या कर देंगे? -5, 5 कूलम माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 इस पे आ गया ना। तो कितना आया? -25 कूलम। इस पे आ गया -25 कूलम।
इस पे कितना आएगा S3 पे? +25. प्लस 25 +25 इक्वल एंड अपोजिट। S4 पे -55 कूलम। -65 कूलम, 40 कूलम है ना, तो -40 कूलम में से क्या करोगे आप, क्या माइनस करोगे, 25 कूलम, तो कितना आएगा, -65 कूलम। और चेक आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, चेक आप करते चलोगे ना तो आपको पता चलता जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो -65 और 25 को, तो -40 आता है। यहाँ कितना आएगा S5 पे? प्लस 65 कूलम। +65. +65, बहुत बढ़िया, +65। +65 कूलम S5 पे। S6 पे -35 कूलम। -35. -35 कूलम। 30 में से आप क्या करोगे, 65 कूलम को माइनस कर दोगे, -35 कूलम। और S7 पे प्लस 35 कूलम। +35 कूलम. +35 कूलम। और ये 35 कूलम प्लस 5 कूलम कितना हो गया, 40 कूलम। ठीक है, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। कोई आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस डायरेक्शन में होगी, तो ध्यान देना पॉजिटिव, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से आएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आ रहा है समझ में? यस सर. यस सर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की वजह से, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव। और आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ हर एक रीजन में, तो ध्यान देना यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, 0. 0। तो कंडक्टर के अंदर तो सीधा ही 0 लिख दोगे। और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ बताओ कितनी है, तो कुछ नहीं है। अब चार्ज पता चल गया ना, कितनी प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेट है आपके पास। तो 8 प्लेट की चार्ज डेंसिटी लिखो, और कितनी हर एक प्लेट की वजह से कितनी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, 8 की डायरेक्शन लेना, और सबको क्या कर देना, वेक्टोरली ऐड कर देना। तो A B C D E कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ये मैं यहाँ करवा नहीं रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और अभी इसके तो वहीं करवाऊंगा, यहाँ ना इससे ज्यादा करवाने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आप कर सकते हो ना ये सब? यस सर। यस। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है कैपेसिटर में। जैसे अगर आप बोलोगे, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पता चला। अच्छा, पहले तो मैं बता देता हूँ कैपेसिटर क्या होता है। पंखे में देखा है आपने, सिलेंडर जैसा कुछ लगा रहता है, यस सर। तो वो जो सिलेंडर होता है उसे बोलते हैं कैपेसिटर। क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। एक तो चार्ज स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में ही, चार्ज जब वो स्टोर करता है तो वो एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी काम कब आती है, तो ध्यान देना, जब आप पंखा चलाते हो तो कई बार क्या होता है ना, पंखा चलता नहीं है, आपने देखा होगा, पंखा आपने ऑन किया और पंखा चला नहीं, होता है ना कई बार ऐसा। यस. तो ऐसा क्यों होता है, पंखा पंखा आपने चलाया और पंखा चला नहीं, तो कैपेसिटर खराब हो जाता है। तो आप क्या करते हो, डंडे से बोलते हैं, कई बार पापा बोलते हैं ना, डंडे से चला दे भाई, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, खराब हो गया होता है। तो कैपेसिटर, हाँ, उसको पुश नहीं मिलता, तो पुश जो देना होता है, जो इनिशियल पुश जो होता है ना, वो कैपेसिटर का काम होता है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। और जैसे ही आप पंखा चलाते हो तो पंखा क्या करेगा, सॉरी कैपेसिटर क्या करेगा, इनिशियल जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो दे देगा पंखे को, ताकि पंखा शुरू में स्टार्ट हो जाए।
स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है पंखे को, इसलिए कैपेसिटर बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन तो और करवाऊंगा मैं। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके और क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन वह वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, इलेक्ट्रिक। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे बतानी चाहिए। किसी को याद है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था? क्या होती थी पोटेंशियल एनर्जी? Sir, the energy stored above the ground. ओके, चलो। और कितनी होती थी? mgh. mgh. ठीक है, चलो mgh। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मैं आप बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है और आती कब है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन है और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जरा, आप खुद सोच के बताओ। एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड, सही है, बिल्कुल सही। कंजर्वेटिव फील्ड्स में ही आती है, वो अभी पता चल जाएगा। तो क्या होगा, अब इमेजिन करो कि दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बताओ अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो कहाँ भागेंगे? रिपेल करेंगे. रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। रिपेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि Q1 Q2 पे एक रिपेलिंग फोर्स लगा रहा है, ये रिपेलिंग फोर्स है, और Q2 भी Q1 पे एक रिपेलिंग फोर्स लगा रहा है। तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अच्छा, रुकेंगे कहाँ फिर? कहाँ रुकेंगे, बताएगा कोई? इंफिनिटी पे. जहां तक फोर्स लग सकती है, जहां तक फोर्स लगाएगा। तो Q1 Q2 को कहां तक फोर्स लगाता है? Q1 Q2 पे कहां तक? इन्फिनिटी तक फोर्स लगाता है। ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स लगती है वो इन्फिनिटी तक लगती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, इन्फिनिटी तक लगती है। तो ये Q1 कहां जाके रुकेगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी। अपने आप गए ना, आ रहा है ना समझ में? अपने आप गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप चले जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं ये पूछ रहा हूं कि Q1 और Q2 को वापस इधर लेके आ जाओ। Q1 और Q2 को क्या करो, वापस इधर लेके आ जाओ। बताओ, अपने आप आएंगे क्या? नो सर. no sir. बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आने वाले। अपने आप तो कतई नहीं आ सकते। तो अगर अपने आप नहीं आएंगे तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी, ऐसे। ये मेरी फोर्स है, इसे नवा नाम दे रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स। इस पे भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ध्यान देना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो नीले कलर का एरो बनाया हुआ है ना, हरे कलर का, ये इस डायरेक्शन में जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो है, ध्यान देना। और थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुंचेगा? थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, देख, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा। ये क्या हुआ, क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। मैंने फोर्स लगाई
और पार्टिकल डिस्प्लेस भी हुआ, तो मैंने क्या किया जरा बताना। वर्क। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, वो डिस्प्लेस कर रही है, तो मैंने वर्क किया। तो कौन मुझे बताएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? एक्सटर्नल एजेंट मैं हूं यहाँ पे। उसने जो वर्क डन किया वो होगा एफ एक्सटर्नल डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट। ये मैं लिख रहा हूं फिलहाल अभी इस तरीके से। कैसा वर्क डन होगा ये बताएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना? यस सर। प्लस तो पॉजिटिव। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन करेगा, मतलब मैं जो हूं मैं पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूँ तो क्या होता है जरा बताएगा कोई? अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी आदमी अगर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होता है बताएगा कोई? एग्जैक्ट मतलब क्या होगा? क्या होता है उसकी बॉडी में, क्या होता है? नहीं आ रहा समझ में? पढ़ा होगा ना पिछली बार। अगर कोई भी एजेंट वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है तो उसकी बॉडी से क्या होगा? वर्क डन ऑन बॉडी इज पॉजिटिव, एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी मतलब वर्क, जो एक्सटर्नल एजेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट की बॉडी से कुछ एनर्जी निकल जाएगी। देखो सीधी सी बात है भाई, कई बार आपसे बोला जाता है ना कि मान लीजिए ये एक ट्रक है और ट्रक बेचारा खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, इंजन खराब नहीं हुआ, इंजन चल नहीं रहा, स्टार्ट नहीं हुआ, तो कई बार क्या बोलते हैं, यार पीछे से धक्का लगा दो, बोलते हैं ना। ट्रक आपका जो है चल नहीं रहा है मान लो, ठीक है ना, और ट्रक ट्रक चल नहीं रहा है, तो क्या बोलता है ड्राइवर, ये लगा दो। अच्छा, क्यों धक्का लगाने को बोल रहे हैं? धक्का इसलिए लगाने को बोलता है कि जैसे ही आप धक्का लगाओगे तो आप फोर्स देखो ऐसे लगा रहे हो, ये फोर्स है, ये आपकी फोर्स है, और ट्रक किस तरफ डिस्प्लेस होगा? ट्रक इस तरफ डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो आप कैसा वर्क डन करोगे? वर्क डन बाय, पॉजिटिव। हाँ, एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा? पॉजिटिव, एजेंट पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है तो ध्यान देना, जितना उसने वर्क डन किया होगा, जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया 1000 जूल वर्क डन आया, तो 1000 जूल एनर्जी आपकी बॉडी से निकल के ट्रक में घुस जाएगी, आपकी बॉडी से निकलेगी और किस में घुस जाएगी? ट्रक में। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ वर्क डन इज 1000, देन 1000 जूल एनर्जी will transfer from external agent, एक्सटर्नल एजेंट यहां पे आदमी है, बॉडी टू दी ट्रक। आपके बॉडी के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर थी? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ध्यान देना, आप खाना पीना खाते हो तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होती है। आपसे 1000 जूल एनर्जी निकली, ट्रक में घुस गई, किस फॉर्म में मिली ट्रक को? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ध्यान देना, आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी से, अगर आप एक्सटर्नल एजेंट हो, आपने पॉजिटिव वर्क डन किया, तो आपकी बॉडी से उतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी? जितना आपने वर्क डन किया उतनी एनर्जी निकल के किस में जाएगी? जिस पे आप वर्क लगा रहे थे, जिस पे आप फोर्स लगा रहे थे। आप बताओ, सोचो यहाँ पे ये है एक्सटर्नल एजेंट, ये है आदमी, आदमी जोर लगा रहा है ऐसे, ये जोर लगा रहा है, ये है फोर्स, किस पे लगा रहा है जरा बताएगा कोई?
चार्ज पे ना, चार्ज Yes, पे sir. लगाई फोर्स, चार्ज इस तरफ डिस्प्लेस हुआ। मैंने कैसा वर्कडन किया, एक्सटर्नल एजेंट ने कैसा वर्कडन किया, पॉजिटिव वर्कडन। तो क्या होगा, ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी some energy will transfer from external agent to the system। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है यहाँ पे, ये Q1 और Q2 चार्ज जो है, सिस्टम यहाँ पे क्या है, Q1 एंड Q2 चार्ज। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी, आप में से कुछ एनर्जी, कितनी एनर्जी, ध्यान देना, वो एनर्जी भी किसके को होगी, जितना आपने वर्क डन किया। एनर्जी यहाँ पे लिख देता हूँ, एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इतनी एनर्जी आपसे निकलेगी और किस में घुस जाएगी, चार्ज में। चार्ज ही तो सिस्टम है ना, यहाँ पे चार्ज के पास पहुंच जाएगी, चार्ज के अंदर होगी, चार्ज यहाँ पे सिस्टम में, तो चार्ज के अंदर आ जाएगी। और उसी एनर्जी को मैं क्या बोल देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ नहीं। आया समझ में Yes, sir. कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं, यही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अब इसको पूरा अच्छी तरीके से मैं लिख दूं तो कुछ इस तरीके से लिखना होगा, फिर मैं एक्सप्रेशन करवाऊंगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को मिल रही है कि सिस्टम वापस मुझे दे रहा है। तो वापस कब देगा, ध्यान देना, वापस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि वापस कब देता है। क्योंकि सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी मिली तो सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एनर्जी वापस एक्सटर्नल एजेंट को दे दे, ये कैपेबिलिटी होती है सिस्टम को, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि फोर्स का नेचर कैसे लग रहा है। तो दो केसेस बनेंगे, ध्यान देना। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ये हो सकता है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये दोनों केस सेम है, दोनों के दोनों केस सेम है। देखो क्यों सेम है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. दोनों केस सेम क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है। दोनों केस में सबसे पहले आप देखोगे फोर्स कैसी लग रही है, कैसी फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, एक दूसरे पे लगा रहे हैं, उनका नेचर कैसा है, रिपल्सिव। रिपल्सिव नेचर है, इसका मतलब चार्ज की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, चार्ज की नेचुरल टेंडेंसी कहां है, the natural tendency of the charge is to move as far as possible। कोशिश कर रहे हैं कि दूर, ज्यादा से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि तो कहां पे स्टॉप होंगे, दे विल स्टॉप Infinity. एट इंफिनिटी। ये दोनों केसेस लिख रहा हूं तो ढंग से समझना। ये पहला केस है, समझ लेना इस चीज को कि क्या होगा, ठीक है। नाउ इफ वी वांट these charge to move close to each other, मतलब पास अगर लाना चाहूं, then we required a positive वर्क डन। हमें एक पॉजिटिव वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव वर्क डन।
और ये कौन करेगा, कौन करेगा ये? external agent. हाँ, which will be done by external agent. Done by external agent. So वर्क, जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहां लिख रहा हूं मैं ऐसे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव मिले आपको, खुद देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव वर्क डन करना है कि नहीं। तो पॉजिटिव वर्क डन तभी करेगा, ध्यान देना, जब आपको उसकी नेचुरल टेंडेंसी से अपोजिट ले जाने की कोशिश कर रहे हो। नेचुरल टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, दूर जाने की। तो अगर आप पास ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। और जब भी एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क डन करेगा, देयर विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. क्योंकि आपने जितना पॉजिटिव वर्क डन किया वो कहां गया, वो एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल एजेंट की बॉडी से निकल गया और किस में घुस गया, सिस्टम में चले गया। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। आया? Yes, sir. आया कि नहीं समझ में, यहां तक आया? अब आप बोलोगे कि सर ये बताओ, इसी में बताओ कि अगर मैं, ये दोनों पास आ गए, अब इमेजिन करो ये दोनों पास आ गए, ये दोनों पास आ गए। अब अगर आपने छोड़ दिया, ध्यान देना, इन्हें छोड़ दिया तो कहां भागेंगे वापस? Infinity पे. फिर इन्फिनिटी पे भागेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये बताओ कि जब वो भागेंगे तो फिर वो एनर्जी जो स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो गई कहां फिर? तो मैं बोलूंगा अगर आप छोड़ दोगे तो ये इन्फिनिटी पे जब ये पहुंचते हैं ना, तो इनके पास कुछ वेलोसिटी होती है। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. तो कहां गई वो सारी एनर्जी? Infinity पे गई. ना, अरे यार इन्फिनिटी पे कैसे जाती है? इन्फिनिटी पे क्या, किसी फॉर्म में तो वस्तु को छोड़ देते हो, एक बॉडी को छोड़ दो, तो वो जब ग्राउंड पे गिरती है तो वो ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे क्या पहुंचा, नीचे पहुंचते हुए क्या मिलती है, वो एनर्जी कहाँ गई? Kinetic में. हाँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। नहीं, रिपल्सिव फोर्स में तो यूज हो गई, रिपल्सिव फोर्स में तो यूज हुई। आप देखो यहां थी, जब ये यहां थे तो इसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये यहां पहुंचे, आपने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो जब ये यहां पहुंचा तो इसके पास क्या है, इन दोनों के पास, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें यूज हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट आते हैं। इफ वी रिलीज द पार्टिकल, ये r1 डिस्टेंस ले रहा हूं, एट r1 डिस्टेंस, देन, अच्छा रिलीज करने का मतलब क्या है? अब एक्सटर्नल एजेंट का कोई यूज नहीं है, ध्यान देना, एकदम रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, ठीक है ना? तो ये कहाँ भागेंगे, ये भागेंगे इन्फिनिटी की तरफ, एकदम भागेंगे, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आपको किस फॉर्म में दे देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सो इफ वी रिलीज द पार्टिकल एट r1, देन all the potential energy will convert into kinetic energy। आया समझ में कि नहीं? आप अलाउ कर रहे हो यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी में। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो ध्यान से समझना इस चीज को, जो चीज मैं बता रहा हूँ। जब आप अलाउ करोगे, आप पकड़ के तो लेके आए, आप पकड़ के लेके आए दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से r1 पोजीशन तक, लेकिन r1 पे जाके आपने छोड़ दिया इसे, इन दोनों चार्ज को, तो ये वापस भागते हुए जाते हैं कहां पे, इन्फिनिटी की तरफ। और जो पोटेंशियल एनर्जी आप, मतलब जो आपने वर्क डन किया था, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई थी,
लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी आपको, तो आप उसका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपको R1 पोजीशन पे छोड़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू रिलीज इट, आपको रिलीज नहीं करना है, आपको क्या करना है, धीरे धीरे रिलीज करना है, स्लोली रिलीज करना है। स्लोली रिलीज का मतलब क्या है, आप सोचो आपने यहाँ पे एक रस्सी बांध दी और आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़ी रस्सी है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पकड़ के रख रहे हो ऐसे और स्लोली स्लोली रिलीज कर रहे हो। स्लोली रिलीज करने का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे रस्सी छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बहुत स्लोली भागेगा ना। Yes, sir. अगर मैं बहुत स्लोली क्या करूं, रस्सी रिलीज करूं, तो ये स्लोली मूव करेंगे, वेरी स्लोली मूव कर रहे हैं। तो अगर स्लोली मूव कर रहे हैं तो ध्यान देना, ध्यान से समझना कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 पर Q2 ने एक फोर्स लगाई इस तरफ, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान देना। ये तो भगाने की कोशिश कर रही थी, ये कोशिश कर रही थी कि भागे, ठीक है ना, लेकिन आप भागने नहीं दे रहे, आप बहुत स्लोली मूव करा रहे। स्लोली का मतलब क्या होता है, इसकी वेलोसिटी ना ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये अपने आप तो नहीं करेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी एक अंदर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। आया समझ में कि नहीं, Yes, sir. ध्यान से समझो इस चीज को, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो क्या हो रहा है, Q1 Q2 को भगाने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि ये भागे, और Q1 Q2 को भगाने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को ये भागे। लेकिन मैं अब बीच में आ गया, मैं पहले बीच में था ही नहीं, मैं पहले बीच में ही था नहीं, तो क्या होगा, ये फोर्स लग रही थी ऐसे, ये क्या करेगी, ये वाली फोर्स क्या करेगी, Q2 को एक्सेलरेट करेगी और ये वाली फोर्स Q1 को एक्सेलरेट करेगी, तो इन दोनों की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ में आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा रोल है ही नहीं। लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि नहीं, एक्सटर्नल एजेंट का रोल है, एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, इनको स्लोली रिलीज कर रहा है। सो इफ द एक्सटर्नल एजेंट will release the charges very slowly का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जीरो। ध्यान देना, आ रहा है समझ में, एक्सेलरेशन कैसा हो, जीरो, एक्सेलरेट ना करे, वो एक्सेलरेट नहीं करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज ही नहीं हो पाएगी, कांस्टेंट। Constant. हाँ, और वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब ऑलमोस्ट ही जीरो है, तो बहुत स्लोली मूव करेगा ये, बहुत स्लोली, धीरे धीरे जाएंगे। आया समझ में, तो ये अपने आप नहीं होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ध्यान देना, Q1 का एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो तभी हो सकता है कि आप कितनी फोर्स लगाओ, इसी को मैं F12 ले देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितना ये Q2 चार्ज Q1 पे लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आ गया समझ में, Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा और सोचो, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने फोर्स कहां लगाई, अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, पार्टिकल का, बहुत स्लोली मूव कर रहा है वो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है किस तरफ, इस तरफ। आया समझ में, Yes, sir. तो मुझे बताओ आपने कैसा वर्कडन किया, नेगेटिव। नेगेटिव। आप लगा अंदर फोर्स रहे हो, लेकिन
डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपने कैसा वर्क डन किया, नेगेटिव किया, ठीक है। सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव, और जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव होगा तो ध्यान देना वो एनर्जी जो उसने यूज की थी, कब, दोनों को पास लाने के टाइम पे, दोनों को पास लाते समय जो एनर्जी यूज की थी, क्योंकि उस समय वो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा था, तो उसकी बॉडी से एनर्जी निकल के किस में चली गई, सिस्टम में चली गई। अब क्योंकि वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, ये एनर्जी उसे वापस मिल जाएगी। तो यहां पे उल्टा प्रोसेस होगा, द सिस्टम विल return this energy to the external agent. और अगर सिस्टम ने वापस वो एनर्जी वापस दे दी एक्सटर्नल एजेंट को, तो जरा मुझे बताओ किसकी एनर्जी बढ़ी और किसकी एनर्जी घटी। एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगी, Increase. विल इंक्रीज। और सिस्टम के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। तो इसको शॉर्ट में ना ऐसे लिख देता हूं मैं, when the work done by external agent is negative, आप फाइंड आउट करो और आपने देखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव आ रहा है, झट से समझ जाना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है, घट रही है। यहां तक आया समझ में। Yes, sir. अब फिर इसका थोड़ा सा रिटर्न कर देता हूं, क्या क्या केस बन रहे हैं, ध्यान देना। केस अब यही है, आपको देखना है, खुद सोच के समझ के करना है। पहला, सबसे पहला केस क्या है, केस यही है, ध्यान देना। जब भी आप ये देखोगे दो चार्ज के बीच में जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, पहले आपको नेचुरल टेंडेंसी देखनी है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पता चल रहा है नेचुरल टेंडेंसी क्या है, दूर जाने की है। तो जब आप दूर से पास लेके आओगे, दूर से पास लेके आओगे, तो आपको पता चलेगा कि अपने आप पास नहीं आ रहे, आपको पॉजिटिव वर्क डन करना है। पॉजिटिव वर्क डन करना है तो क्या होगा, आपसे एनर्जी निकलेगी, एक्सटर्नल एजेंट से एनर्जी निकलेगी, आपकी एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बढ़ी हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देयर विल बी इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपसे एनर्जी निकली और सिस्टम में घुस गई, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से दो केस होंगे, यहां से दो केस होंगे। यहां से क्या दो केस हैं, अगर आपने यहां पे जाके रिलीज कर दिया, अगर आपने सीधा रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, दूर भगाएंगे तो ये क्या होंगे, एक्सेलरेट करेंगे चार्ज, एक्सेलरेट करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको इंफिनिटी पे किस फॉर्म में मिलेगी, में आएगी नहीं। और दूसरा केस क्या है, अगर आप इसे स्लोली मूव कराना चाहते हो, स्लोली सेपरेट करना चाहते हो, तो स्लोली अपने आप सेपरेट नहीं होता, ध्यान देना। क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी। उस फोर्स को मैं एक्सटर्नल एजेंट नाम दे रहा हूं, ध्यान देना, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स। ये फोर्स कैसा वर्क डन करेगा, नेगेटिव। ये फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा, और अगर नेगेटिव वर्क डन कर रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि सिस्टम आपको वापस वही एनर्जी जो आपने लगाई थी पहले, वो वापस दे देगा। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी, और आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एनर्जी आपको वापस मिल गई। तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। आ गया समझ में। यस सर। अच्छा, अब यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर दे रहा हूं, एक और चीज ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ये चीज समझ में आ रही तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्या बोलोगे, आपका जो है एक और
क्वेश्चन आना चाहिए था। क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि सर आपने जो फोर्स लगाई वो तो ये है, तो आप इस डायरेक्शन में क्यों लगा रहे हो? इस डायरेक्शन में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि Q1 Q2 पे कैसे लगा रहा है, एक रिपेलिंग फोर्स लगा रहा है ऐसे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो Q2 Q1 पे लगा रहा है, वो रिपेलिंग फोर्स है, इसलिए तो आपको अंदर की तरफ फोर्स लगानी पड़ रही है। तो आपने बताओ आपकी फोर्स ने कैसा वर्कडन किया? पॉजिटिव। यस जब सर। नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट, नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट में आप उसे वापस मतलब दूर से पास लेके आ रहे हो, तो आप कैसा वर्कडन, आपकी फोर्स कैसा वर्कडन कर रही है? आपकी फोर्स वर्कडन कर रही है पॉजिटिव, वो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे, आपकी फोर्स वर्कडन कर रही है पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा वर्कडन कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? नेगेटिव। आ रहा है ना समझ में? अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो वो कैसा वर्कडन कर रही है? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है रेडियली आउटवर्ड, देखो, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री एंगल हो गया। तो आपको पता चलेगा कि जब एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्कडन करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा वर्कडन करती है? नेगेटिव। दोनों केस लिख दिए मैंने यहाँ पे। और ध्यान से समझना, ये भी आपको ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्कडन होता है वो एग्जैक्टली नेगेटिव होता है एक्सटर्नल एजेंट के वर्कडन से, बिल्कुल नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि आप स्लोली मूव करा रहे थे, जैसे यहाँ पे देखोगे आप स्लोली मूव करा रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्या है एक्चुअल में? इक्वल एंड अपोजिट। देखो Yes, sir. अगर आप देखोगे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, अगर वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव है तो वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, ये दो पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ये जो है एक बार आज पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या है, मैं सीधा बताना स्टार्ट कर दूंगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप ये चीज समझने की कोशिश करो, जब भी आप नेचुरल टेंडेंसी की बात करोगे, पहले आप नेचुरल टेंडेंसी देखोगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है? दूर जाने की, दूर जाने की नेचुरल टेंडेंसी है। तो जब दूर से पास लेके आओगे तो आपकी जो फोर्स होगी, जो आप फोर्स लगा रहे होगे, वो पॉजिटिव वर्कडन करेगी। अब पूरा बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव वर्कडन करेगी। तो कौन सा केस आया? ये वाला, ये फर्स्ट केस आया, देखो ये वाला केस आया। आप जो वर्कडन कर रहे हो वो पॉजिटिव है, और अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव करेगी। और दोनों इक्वल, मतलब दोनों क्या है? इक्वल और अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव वर्कडन कर रही है, एक नेगेटिव वर्कडन कर रही है। तो एक्सटर्नल एजेंट जब पॉजिटिव वर्कडन कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप नेगेटिव वर्कडन करेगा। तो जब ऐसा होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? जब दूर जाने की पारी आएगी तो दूर जाने की पारी दो तरीके से आ सकती है। अगर आप रिलीज कर देते हो तो आपका तो कोई रोल ही नहीं है, आप तो हो ही नहीं सिस्टम में। तो क्या होगा, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। कहां पे? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी में मिलेगी, ध्यान देना। और अगर आप इस रोल में आ जाते हो, आप अगर रोल में आ जाते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्लोली दोनों को क्या कर रहे हो, दूर जाने के लिए स्लोली स्लोली मूव करवा रहे हो। तो ये अपने आप नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोशिश कर रही है दूर जाने की, ले जाने की, तो आपको अंदर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। फाइव टू 6:30।
चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा था कि अब जब आप दोनों को रिलीज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप स्लोली रिलीज कर रहे हो, तो स्लोली रिलीज करने का मतलब क्या है कि आपको एक अंदर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपको अंदर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, अंदर की तरफ। तो अब आप कैसा वगडन करोगे? जब आप स्लोली रिलीज कर रहे हो तो आप कैसा वगडन करोगे? आप कैसा वगडन करोगे? आप करोगे नेगेटिव वगडन, ध्यान देना, आप नेगेटिव वगडन करोगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा करेगी? पॉजिटिव वगडन। तो ध्यान देना है, इस केस में आपको सिस्टम एनर्जी वापस दे देगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी और आपने जो एनर्जी पहले दी थी वो आपको वापस मिल जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। अब सबसे पहले आपको वगडन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो वगडन जो है, क्योंकि वगडन निकालना आना चाहिए, वगडन का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा कोई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। क्या यही होता है कि कुछ और भी होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा कब यूज करते हैं? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं चलो ये भी बता देता हूँ, क्योंकि पता नहीं आपको याद होगा भी क्यों। वर्क बाय फोर्स, आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है, आप ऐसे सोचो कि एक बॉडी है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, 100 न्यूटन फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में 10 मीटर। अब ध्यान देना, ये आप जो फोर्स लगा रहे हो ये कांस्टेंट है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्कडन, तो वर्कडन का जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो होगा ये वाला, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे किससे? डिस्प्लेसमेंट से, या एफ डी कॉस थीटा, ये यूज करोगे। तो कितना आंसर आएगा? फोर्स कितनी लगी? 100 न्यूटन लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में देखो, फोर्स की डायरेक्शन में है कि नहीं? यस सर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। cos 0 1 होता है, तो सीधा आंसर आ जाएगा 1000 जूल। ये तब है जब फोर्स कांस्टेंट लग रही है। बट अगर मैं आपसे पूछूं इफ फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स लग रही है, तो फिर कैसे निकालेंगे? वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स इस तरीके से लग रही है, सोचो ऐसी फोर्स लग रही है, आ रहा है समझ में? 2x², where x is the displacement from initial position, x is the displacement। इंटीग्रेट करते हैं सर एफ डी एक्स। हाँ, तो आप इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेट ऐसे करोगे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ 10 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्कडन किया आपने, इस फोर्स ने कितना वर्कडन किया। तो ध्यान देना, सीधा ऐसे मत कर देना, फोर्स प्लेसमेंट और एक्सटेंड डाल दो, ऐसे भी कर देते हैं बच्चे। फोर्स आया, वर्कडन आया, वर्कडन आया, फोर्स, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, cos 0 और x 10 डाल दिया इसमें, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, ध्यान से समझना इंटीग्रेट करने का तरीका। आप क्या मानोगे, इस तरीके से करोगे, आप बोलोगे कि किसी भी x दूरी पे, आप मानोगे कि किसी भी x दूरी पे मान लीजिए पार्टिकल है, बॉडी है, और आप क्या कर रहे हो, इससे थोड़ा सा और डिस्प्लेस करना है, कितना? dx।
तो जो छोटा सा वर्कडन आपको करना पड़ेगा x से dx, x से x प्लस dx तक डिस्प्लेस करवाने में, ऐसे लिखूंगा dw इज द वर्क डन। dw क्या है? एक छोटा सा वर्क डन है, ठीक है। dw इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी फ्रॉम x टू x प्लस dx। तो बताएगा कोई कितना वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन। अब देखो, क्योंकि आप x से x प्लस dx में मूव करा रहे हो तो फोर्स चेंज नहीं होगी। फोर्स कितनी लगेगी? ऑलमोस्ट सेम। कितनी फोर्स लगेगी? 2x स्क्वायर। x दे रखा है ना, x दे रखा है, तो फोर्स कितनी लगी? 2x स्क्वायर, इतनी फोर्स लगी। तो अगेन यही फॉर्मूला यूज करोगे। अब ध्यान देना, फॉर्मूला यही यूज होगा, लेकिन ये छोटा सा वर्क डन है x से x प्लस dx तक मूव करवाने में। तो फोर्स कितनी लगी? फोर्स कितनी लगाई आपने? 2x स्क्वायर। ध्यान देना, x पे दे रखी है फोर्स कितनी लगानी होती है? 2x स्क्वायर। तो ये x है, कोई भी x हो सकता है, तो इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है। डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो जब आपने इतनी फोर्स ली है, आप बोलोगे कि सर x और x प्लस dx के बीच में फोर्स चेंज नहीं हो रही क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं हो रही, क्योंकि dx बहुत छोटा है। तो फोर्स जो है आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलोगे। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रही है x टू x प्लस dx के बीच में, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2x स्क्वायर ये फोर्स है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, और दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर dx। ये छोटा सा वर्कडन है। अब आप क्या करोगे? इसे इंटीग्रेट कर दोगे। कहां से कहां तक? तो x की लिमिट कहां से कहां? देखो, सबसे पहले यहां पे आप इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो? इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने क्या किया, पूरे पाथ को ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है, ऐसे हर एक पार्ट में वर्कडन निकाला और सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्कडन कैसी होती है? क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐड करने का मतलब है सिंपल ऐड करना, वेक्टोरली ऐड नहीं कर रहे हो। तो ऐसी कितनी क्वांटिटीज बनेंगी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट चीजों को कैसे ऐड करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? तो लिमिट कहां से कहां जाएगी? तो सबसे पहले आपने यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया होगा। यहाँ पे x कितना है? 0। तो x की लिमिट आई 0। और सबसे लास्ट वाली जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां आएगी? यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया होगा, तो ऑलमोस्ट 10। तो 0 से लेके 10 मीटर। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो टोटल वर्कडन आ जाता है। नाउ कितना आएगा? 2 तो कॉमन आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब बाई 3, सॉरी, तो 2 बाई 3, 10 का क्यूब, 2000 बाई 2। सो इस तरीके से निकालना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 बजे। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करेंगे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद